फाइनली 1 नवंबर 2023 से चल रही हमारी मेहनत मशक्कत का हमें कुछ परिणाम मिला है। सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नवंबर 2023 पेपर के ब्लंडर्स को जो हमने हाईलाइट किया था उस पे फाइनली अब इंस्टीट्यूट ने एक रिस्पॉन्स रिप्लाई ईमेल के जरिए स्टूडेंट्स को भेजा है। ऐसा एक मेल मेरे पास भी आया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो रेजिंग एज अ मेंबर दीज क्वेरीज। उन्होंने मुझे भी डियर स्टूडेंट डिनोट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द रिस्पॉन्स। दैन इट सेल्फ इज अ वेलकम स्टेप। वो बात अलग है कि जो रिस्पॉन्स दिया है वो कहीं भी किसी भी तरह से दूर दूर तक जो सवाल हमने पूछे हैं उसके जवाब नहीं देता है। वी विल कम टू दैट पर्टिकुलर एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। बट अ वेलकम फैक्ट इन दैट रिस्पॉन्स विच आई सॉ वॉज the response which I got, they've also copied that response to the Board of Studies chairman, Dr. C.A. Rajkumar Adukia, seeing himself personally getting involved into this is a really, really welcome step and a positive signal for all of us. Thank you, sir, for lending your ears to the student problem, and we are really hopeful that we come out with some solution on this issue. एक क्विक रिकैप, ये सब कुछ जो बातचीत हो रही है ये क्या है, किससे रिलेटेड है, एंड वेयर आर वी एंड वेयर हैव वी कम हियर फ्रॉम। सो दिस ऑल स्टार्टेड 1 नवंबर 23 एफआर का पेपर आया और हमने बताया कि भाई पेपर में समस्या है। तो बच्चे जिनको लग रहा था कि वो उनकी गलती के कारण पेपर अच्छा नहीं कर पाए, परेशान ना हो क्योंकि गलतियां पेपर में थी विदाउट डाउट्स। इसके बाद फिर हमने आफ्टर द एग्जाम व्हेन स्टूडेंट्स वर फ्री फ्रॉम ऑल देयर पेपर्स एक वीडियो शेयर किया जिसमें सारी गलतियों को हाईलाइट किया जो पेपर में थी, एम्बिग्विटीज, कंसेप्चुअल एरर्स। हमने कहा कि वो पेपर की गलतियों पे हम टिके रहें। इस दौरान अपन ये भी पता करते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं आंसर्स लिखने में। मैंने स्टूडेंट से कॉपी मंगाई, पहले ही दिन में 229 कॉपीज आई। मैंने वो प्लस कुछ और एक्सेप्शनल कॉपीज, रैंकर्स की कॉपीज अलग से मैंने मंगा के चेक की और मैंने देखा है कि amongst a lot of top 10 rankers also many students have secured 3 to 5 marks, maximum 6.5 marks, जितनी कॉपीज में देख पाया in their first question of consolidated financial statements. That's it. 20 मार्क में से ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स। तो हमने कॉपी स्टूडेंट की मंगाई, देखा कैसे मार्क्स दिए जा रहे हैं और किन चीज़ों के आधार पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, और उससे कई लर्निंग आई। स्टूडेंट्स की भी गलतियां समझ में आई कि यहाँ पर अपन बेहतर करके अननोइंगली जो एरर कर रहे हैं उसे सुधार के मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आई थिंक दिस वीडियो इज अ गोल्ड माइन फॉर एवरी सीए स्टूडेंट एंड दिस विल नॉट जस्ट हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स फॉर एफआर बट एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस कुड बी रियली वंडरफुल। तो यहाँ पे हमने शेयर किया कॉपीज के फीडबैक, स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए और फिर उसके बाद सजेस्टेड आंसर आए एग्जाम के रिजल्ट के 2 महीने बाद। और जब सजेस्टेड आंसर हमने देखे तो पाया कि सजेस्टेड आंसर के बेसिस पे ही चेकिंग हुई है, भले ही इंस्टीट्यूट बोलता है मार्किंग स्कीम अलग है। और कंसेप्चुअली जो चीज़ें सही थी, क्योंकि वो सजेस्टेड आंसर में नहीं थी, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में कंसेप्चुअल एरर्स हैं जिसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया, और क्योंकि सजेस्टेड आंसर गलत है इसलिए जो कॉपी चेकिंग हुई है वो भी गलत हुई है। किन जगह गलतियां हैं सारी आइडेंटिफाई करी और ये सारी की सारी गलतियों को हमने स्टूडेंट से दरखास्त की कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर इंस्टीट्यूट को मिल लिखें। हमने डिसाइड किया हमारे पिछले वीडियो में कि हमें सिर्फ इंस्टीट्यूट से 3 स्टेप्स में एक्सपेक्टेशंस रखनी है। सबसे पहला, हम चाहते हैं कि एज अ May 24 स्टूडेंट जो गलतियां हुई हैं नवंबर के पेपर में उसमें हमें जवाब मिले, ताकि हमें समझ में आए क्या सही है क्या गलत है एफआर के पेपर में, ताकि May 24 में ऐसा कुछ आए तो हमसे गलती ना हो या इंस्टीट्यूट से ना हो। और हम चाहते थे कि इसका हमें रिस्पॉन्स मिले, जो रिस्पॉन्स फाइनली इंस्टीट्यूट ने, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने दे दिया, जैसा भी दिया पर दे दिया। अब इसके बेसिस पे अगला स्टेप क्या है, तो क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही इनअप्रोप्रिएट है इसलिए अब हमें उनको जवाब देना है और उनसे पूछना है कि भाई हम आपसे जो पूछ रहे हैं आपने उसका जवाब नहीं दिया, या जो जवाब आपने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इट इज़ नथिंग बट डकिंग द क्वेश्चंस, नथिंग बियॉन्ड दैट, क्योंकि जितनी क्वेरीज थी उसमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। तो वी वांट टू गेट द करेक्ट आंसर्स एंड अकॉर्डिंगली गेट द सजेस्टेड आंसर्स अमेंडेड। अभी बस यहीं तक का स्टेप है, वो होगा फिर उसके आगे की क्या बात। डेफिनेटली अगर ये इंप्रूवमेंट हो सके तो नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, एंड मोर देन दैट, बिकॉज दैट्स अ वेरी स्मॉल होप कि उनके मार्क्स में कुछ हो, नोइंग व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द इंस्टीट्यूट, बट विद अ वेरी बिग होप कि एटलीस्ट May 24 और आगामी अटेम्प्ट में हमने जो एक सजेशन प्रपोज किया था उस सजेशन को किसी तरह से हम इंप्लीमेंट कर पाए, ताकि आगे ऐसे पेपर में कभी गलतियां आए तो स्टूडेंट को सफ़र ना करना पड़े।
With this whole background, now what we have to discuss. सबसे पहले हमने जो नवंबर 23 के पेपर में ये जो छोटी मोटी एरर्स थी कि फिक्स असेट लिखा हुआ था पीपी की जगह, ये सब तो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो सिर्फ बताया कि एस वाले क्वेश्चंस थे, वो साफ साफ दिख रहा था उससे। जो कंसेप्चुअल एरर्स या जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्लियर करती है, हमने वो सारी क्वेरीज यहाँ पर पुटअप करी। और देखिए ये इतनी बड़ी लंबी लिस्ट थी क्वेरीज की। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मेल करें, और दोस्तों ये आप लोगों की ही शक्ति है और सिर्फ आप लोगों के कारण ये संभव हुआ है कि जो हजारों की तादाद में आपने मेल किए, उसके कारण बोर्ड ऑफ स्टडीज ने जवाब दिया। और इसके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज को भी धन्यवाद कि भले ही उन्होंने कैसा भी जवाब दिया, पर जवाब दिया, स्टूडेंट की बात सुनी। इट्स अ वेलकम स्टेप, वी अप्रिशिएट होल हार्टेडली। क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देते तो ऑनेस्टली क्या होता है, एक और बार निराश हो जाते शायद, और वही की बात 99 पर सांप काट जाता और वापस बच्चा आकर उस सांप सीढ़ी के खेल में नीचे आकर रुक जाता। बट फाइनली वी गॉट एन आंसर, एंड this answer which I also got, students also got, basically what they have given in this, and why this answer is absolutely inappropriate, does not serve any realistic purpose, and is purely and purely ducking the questions. इन्होंने कहा with reference to your trailing mail in respect of answer to question number 1 consolidation वाला, with respect to distribution of dividend, it is clearly mentioned in the question that dividend has been paid out of balance of retained earning on 1st April 2022. अगर ये ऐसा कह रहे हैं, और मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इनकेस अगर इंस्टीट्यूट भी कभी ये वीडियो देखे तो आप पहले ये समझ लीजिए कि हम पूछ क्या रहे हैं। अगर हम नहीं समझा पाए हमारे सवाल को तो शायद इसके माध्यम से हम आपको समझा दें। नहीं समझना चाह रहे हैं तो अलग बात है। हमने जो क्वेश्चन रेज किया है वो ये है ही नहीं कि डिविडेंड प्री एक्विजिशन रिजर्व से बटाए या नहीं, वो तो क्वेश्चन में लिखा है। हम पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट 1 अक्टूबर के बाद हुआ है तो 20,000 शेयर्स को ही मिलेगा। आपने ओपनिंग रिजर्व से बांटा है, ये तो साफ साफ समझ आ रहा है, पर आपने कब बांटा है? जब पेरेंट कंपनी के पास 20,000 शेयर्स थे सब्सिडरी के, या जब पेरेंट कंपनी ने एडिशनल शेयर्स परचेज कर लिए उसके बाद? क्योंकि अगर बाद में बांटा है तो इन दोनों शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, बीच में बांटा है तो आपको सिर्फ पहले शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो स्टूडेंट ने दोनों में से कोई भी अजम्पशन लिया, आपको सही करना चाहिए था। लेकिन जिस स्टूडेंट ने अजम्पशन लिया है कि 1 अक्टूबर यानी डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल के बाद डिविडेंड बटाए, आपने उन स्टूडेंट्स के आंसर्स गलत कर दिए। और जिन्होंने ये अजम्पशन लिया है कि 1 अक्टूबर के पहले बटाए, जो कि बहुत ही रेयरली, मुझे तो कोई खास ऐसे स्टूडेंट्स दिखे नहीं, उनके ऑप्शंस को आपने सही माना है एज पर द सजेस्टेड आंसर। तो वंस अगेन वी विल लाइक टू क्लैरिफाई, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये डिविडेंड कहाँ से बटाए, हम ये पूछ रहे हैं कि ये डिविडेंड कौन सी तारीख पर बटाए। और अगर आप बोल रहे हैं 1 अक्टूबर के बाद कैसे बट सकता है, एजीएम हो चुकी है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि आपके स्टडी मटेरियल में ही 2 क्वेश्चन है, मई 2018 में, एमटीपी 2021 में आपका ऐसे सवाल आ चुके हैं, जिसमें आपने दिया है कि 31 मार्च बैलेंस शीट डेट है, 15 दिसंबर को ओपनिंग रिजर्व से डिविडेंड पिछले साल का बटाए, नवंबर में डिविडेंड पिछले साल का बटाए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अगर क्वेश्चंस हैं तो ऐसा अजम्पशन लेना गलत, मान्य करना सही नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा एक सवाल था उसका हमें जवाब नहीं मिला। दूसरा, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इज ट्रीटेड एज द ईयर एंड फिनोमिना एंड हैज टू बी एलिमिनेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डेट ऑफ परचेज। देयर इज नो नीड फॉर एनी अजम्पशन इन दिस रिगार्ड। मैं समझाना चाहूंगा कि यहां पे हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा था कि साल भर में अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ है, सब्सिडरी ने गुड्स पेरेंट को बेचे। ये पूरे क्वेश्चन की समस्या का एक कारण यह है कि एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर हुआ है, कंट्रोल मिड ऑफ द ईयर 1 अक्टूबर को आया, 6 महीने बाद। इन्होंने कहा है कि साल के अंत में स्टॉक बचा है तो अनरियलाइज प्रॉफिट हटा नहीं है। इसमें कोई अजम्पशन की जरूरत नहीं है कि यह माल डेट ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप से पहले बिका या उसके बाद बिका, तो कोई अजम्पशन की जरूरत नहीं है, आपको अनरियलाइज प्रॉफिट हटा नहीं है। कृपा करके आप एक चीज समझें, अगर पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है और ईयर एंड पर वो स्टॉक बच गया है, तो इंड AS 110 कहता है कि आपको अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन उस समय हुआ है जब होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप ही नहीं थी, दैट मीन्स प्री एक्विजिशन पीरियड, दैट मीन्स बिफोर 1 अक्टूबर,
तो क्या आप ये कह रहे हैं कि प्री एक्विजिशन पीरियड के दौरान हुए इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के अनरियलाइज प्रॉफिट भी एलिमिनेट करना पड़ेंगे? क्योंकि यहां पर सब्सिडरी ने गुड्स होल्डिंग को बेचे। 2 मिनट के लिए माने कि अगर सब्सिडरी ने गुड्स होल्डिंग को नहीं बेचे होते तो ये सब्सिडरी के स्टॉक में रखे होते, और डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर को सब्सिडरी का स्टॉक क्या हम कॉस्ट पे लाते? ऐसा एएस में हो सकता था, इंडेस में जरा भी नहीं होता है। इंडेस कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे सारी एसेट फेयर वैल्यू पे आएगी, इन्वेंट्री भी फेयर वैल्यू पे आएगी। यानी अगर सब्सिडरी ने उस गुड्स को सेल नहीं किया होता प्री एक्विजिशन पीरियड में, वो उसके पास रखे होते, तो आप उसे फेयर वैल्यू पे लाते। ऑब्वियस सी बात है, उसकी फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट हो सकता है, वो एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि वो प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड है। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट मान रहा है कि प्री एक्विजिशन पीरियड में आधे गुड सेल हुए और आधे पोस्ट एक्विजिशन में हुए, तो जो प्री एक्विजिशन है उसका मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों हटाना है, तो क्या उसका ये अजम्पशन गलत होगा? इसके ऊपर इंडिया स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पीडब्ल्यूसी, हालांकि वो कोई अथॉरिटी नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर अ रेफरेंस, उनकी बकायदा आईएफआरएस की कमेंट्री में उन्होंने लिखा हुआ है दैट इन देयर व्यू प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, in their view, transactions which have done during the pre-acquisition period, that means prior to acquisition of control, if there is any unrealized profit remaining on assets which are still there in the consolidated balance sheet, it should not be eliminated. ये सवाल है, सवाल समझिए, और उस हिसाब से क्या जवाब हमें चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग यू, हम्बली रिक्वेस्टिंग। नेक्स्ट, for treatment of goodwill, refer to row 1 of the table on intangible asset given at page 12.3 of study material, which is based on education material of Ind AS 103 question 3 page 11 thereof. बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया कि भैया इसका लॉजिक वॉजिक छोड़ो, ये एज पर स्टडी मटेरियल है और स्टडी मटेरियल एज पर एजुकेशन मटेरियल है। अब इतने सारे रेफरेंस दे दिए तो अब थम जाओ बच्चों, भूल जाओ, ये मान लो सब सही है। इसका बाकायदा मैंने रिस्पॉन्स क्रिएट किया है, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, आपको भारी तादाद में करना है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद देयर इज़ अ रे ऑफ होप, हम कहीं कुछ आगे बढ़े हैं, हमें कुछ नहीं छोटे मोटे सॉल्यूशंस चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम आगे हो तो इसका एक ऐसा विंडो हो, मार्किंग में एक ऐसा प्रोबेबल सिचुएशन क्रिएट किया जाए जो मैंने सजेस्ट किया था। एग्जाम होते से ही फीडबैक ले लिया जाए स्टूडेंट के साथ में भी, फैकल्टीज से, कहाँ प्रॉब्लम है, मार्किंग स्कीम में इनकॉर्पोरेट करें ताकि बच्चों के मार्क्स खराब ना हो, तो आगे से तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो सकता है, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुट इन a response to the email, a response which you have got asking these questions. अभी तक we have not gathered support of any of the faculties, no problem, even at this stage now since we have a ray of hope. If in gather some support, जिससे भी आपने एफआर किया है, आप उनसे क्रॉस कर सकते हैं इन सारे ऑब्जर्वेशंस पे, उनके कमेंट्स ले सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि सर अपने स्टूडेंट्स को बताइए और प्लीज़ इसे पुटअप करिए। एंड कहीं हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, सबके पुश के साथ हो सकता है कि दोस्तों हम इस पर्टिकुलर 5 महीने से लगातार चल रही इस पर्टिकुलर चीज से हम कोई एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आ पाए, एंड देयर इज अ होप। तो यहां पे ये जो इन्होंने रेफरेंस दिया, मैंने बकायदा सारे रेफरेंसेस दिए हैं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल में रेफरेंस दिया है वो एजुकेशन मटेरियल से, पर एजुकेशन मटेरियल में अगर आप रेफरेंस देखोगे तो वहाँ पे रेफरेंस के साथ उन्होंने दिखा है फर्दर रेफर पैरा 32 ऑफ Ind AS 110, उन्होंने वो रेफरेंस नहीं दिया। अगर आप पैरा 32 में कहेंगे ये जो भी कहानी इन्होंने लिखी है ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत है अपनी पूरी तरह से, साफ साफ दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये था कि सब्सिडरी की बुक्स में ऑलरेडी गुडविल आ रही है, जबकि क्वेश्चन में बार्गेन परचेज गेन आ रहा है। इन्होंने सब्सिडरी की गुडविल एज इट इज कंसोलिडेट कर दी, जो कि गलत है मेरे ओपिनियन में। क्यों? आप एक कंपनी खरीद रहे हो और आप कह रहे हो उसकी गुडविल भी आ रही है और बार्गेन परचेज गेन भी आ रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। गुडविल इज नॉट एनी अदर इंटैंजिबल एसेट, इट इज डिफरेंट। साफ साफ कहा गया Ind AS 110 में कि आप सारी आइडेंटिफाइबल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ला सकते हो, गुडविल आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है। गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा एज द बैलेंसिंग फिगर विच इज डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की वैल्यू। तो जो क्वेश्चन था उसमें सब्सिडरी की बुक्स में आ रही है गुडविल, वो गुडविल इन्होंने एज इट इज सजेस्टेड आंसर में ऐड कर दी, जो कि गलत है, नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। आपको रादर उसको नेट आइडेंटिफाइबल एसेट से हटाना था, उसके बाद आपको गुडविल कैलकुलेट करना थी। इस क्वेश्चन में बार्गेन परचेज गेन था तो वो कम आना था। ऐसा ही एजुकेशन मटेरियल के रेफरेंस में जो पैरा दिए हैं उसमें लिखा हुआ है और यही इसका सोल्यूशन बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस बारे में बात नहीं करी और Ind AS के रेफरेंसेस भी ICAI के स्टडी मटेरियल में नहीं दिए।
तो उस तरह से ये वाला हमारा सवाल भी क्या हो गया, एक तरह से रह गया, हमें इसका भी जवाब नहीं मिला, और ये जो रेफरेंस दिए ये कोई काम के नहीं। With respect to note relating to treatment of bonus shares, it is only internal nomenclature of entries which will change. यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने जो सजेस्टेड आंसर में आंसर लिखा है वो गलत है, इनडायरेक्टली इसका यही मतलब हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि भाई बोनस का ट्रीटमेंट में आपने क्या किया है, आपने ऐसा लिखा है सजेस्टेड आंसर में कि बोनस अगर हम देंगे ओपनिंग बैलेंस से तो इससे जनरल रिजर्व चेंज होगा, नेटवर्क चेंज होगी, बार्गेन परचेज चेंज होगा, एनसीआई चेंज होगा। हमने बोला भाई ऐसा नहीं होगा, हमारे हिसाब से इन चीज़ों में बदलाव नहीं आ सकता है, दो चीज़ें उसमें चेंज नहीं हो सकती। तो अब इन्होंने भी इस पर एक जनरल आंसर दे दिया कि सिर्फ इंटरनल नॉमेनक्लेचर एंट्री का चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब सजेस्टेड आंसर में जो लिखा है वो गलत है। तो सही होएगा सजेस्टेड आंसर, ऐसा हम मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, रेफर क्वेश्चन 48 पेज 99 ऑफ एजुकेशन मटेरियल इंडेस 16 116 लीज। इसके ऊपर अलग से आई हैव रेज्ड अ क्वेरी विद द इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आई हैव नॉट गॉट अ रिस्पॉन्स देयर। 6D1 ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्वेश्चन नंबर 6D में पूछा था इज दिस अ चेंज इन एस्टिमेट और अ चेंज इन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 1 था कि अभी तक प्राइम कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू हो रही है और अब से वर्क्स कॉस्ट पर लेके जा रहे हैं। और क्वेश्चन जो सब क्लॉज डी था, सॉरी पार्ट डी था, उसमें लिखा था कि कंपनी अभी तक टेम्पररी फॉल इन इन्वेस्टमेंट्स को मेजर नहीं कर रही है, तो अब से उसे मेजर करना चाह रही है। जो मैंने सबसे पहला वीडियो शेयर किया था नवंबर 23 के पेपर के दिन, मैंने उसमें डी वाले का रेफरेंस लेते हुए बोला था कि भाई ये एएस के ज़माने का क्वेश्चन है, इररिलेवेंट है यहाँ पर, क्योंकि टेम्पररी फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट परमानेंट डिक्लाइन वाला कंसेप्ट एएस में होता था, इंडेस में नहीं होता है। सारे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में तो फेयर वैल्यू पे लाए जाते हैं और गेन लॉस जो भी है बुक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट डी दोनों क्वेश्चन के ऊपर पूछी एक ही चीज़ है, चेंज इन पॉलिसी है एस्टिमेट। इन्होंने डी जो हमने क्वेरी रेज करी थी, 1 पे हमने उस समय रेज नहीं की थी क्योंकि हमने जनरली क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो डी पे जो क्वेरी रेज की थी हमने, इन्होंने क्या किया, सजेस्टेड आंसर में लिख दिया डी में कि ये जो कंपनी अभी तक कर रही थी ये गलत है और ये अलाउड ही नहीं है एज पर इंडेस, इसलिए दिस इज नीदर अ चेंज इन पॉलिसी नॉर अ चेंज इन एस्टिमेट बट अ प्रायर पीरियड एरर एंड शुड बी करेक्टेड अकॉर्डिंगली। तो हमने बोला अगर ऐसा है तो जो पहला वाला पॉइंट है जिसमें कहा गया है कंपनी प्राइम कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू कर रही है और अब वर्क्स कॉस्ट पे जाएगी, ये भी एरर होना चाहिए, जबकि सजेस्टेड आंसर में वहां लिख दिया ये चेंज इन पॉलिसी। पर इंडेस तो अलाउ ही नहीं करता आपको प्राइम कॉस्ट पे कभी भी वैल्यू करने पे, तो यहां पे भी ये क्या होना चाहिए थी, चेंज इन पॉलिसी नहीं, एरर होना चाहिए थी। इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे, D1 द आंसर इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एज द वेदर चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो फिर अगर ऐसा था तो फिर फोर्थ वाले पॉइंट में आपने क्यों वहां पे लिखा है कि ये प्रायर पीरियड एरर है, वहां क्यों नहीं दिया आपने ये चेंज इन पॉलिसी है या चेंज इन एस्टिमेट है। आप मानिए प्लीज कि क्वेश्चन गलत ड्राफ्टेड है। नेक्स्ट 6C क्वेश्चन था आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसमें मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल था, जिसमें 5 साल बाद मेजर ओवरऑल लगना था और उसकी कॉस्ट दी हुई थी। प्रॉब्लम वहां पर यह थी कि भैया वो कॉस्ट की जो वैल्यू दी है वो 5 साल बाद की दी है या आज की दी है। अगर 5 साल बाद की दी है तो प्रेजेंट वैल्यू लानी है, हालांकि उसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर था नहीं क्वेश्चन। इन्होंने एक पेयर का रेफरेंस दे दिया और बोल दिया कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाने की बात ही नहीं, जबकि अगर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट 5 साल आगे की दी है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके उसकी इनिशियल क्या कॉस्ट होगी अकॉर्डिंगली डिप्रिशिएट करना पड़ता है। तो ये साफ तौर पे जितने हमने सवाल रेज किए इसके बेसिस पे एक भी सवाल के ऊपर हमको कोई जवाब नहीं मिला है। हम क्या चाह रहे हैं इसको और क्लैरिफाई करते हुए, पहला मेल भी पूरा क्लैरिफाइड था, मैंने एक रिस्पॉन्स मेल टेलीग्राम पर कल शेयर किया है, यहाँ से आप इसे पिक करके आप इसे इंस्टीट्यूट से क्रॉस कर सकते हैं कि भैया प्लीज़ बता दीजिए कि ये हमारी एग्जैक्ट क्वेरी, इसका क्या आंसर होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो आप सजेस्टेड आंसर चेंज कर दीजिए, ये हमें लिखना नहीं है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ऐसे आंसर्स दे दिए विच आर नॉट रियली सब्सटैंशियली क्लियरिंग द डाउट्स, और आखिरी में एक पैराग्राफ क्या लिखा, फर्दर मोर द बोर्ड ऑफ स्टडीज is holding a webinar on 18 March focused on paper 1 success at CA exam board of studies. During the webinar, it is not a seminar, webinar one way होता है, वो communicate करेंगे, आप सुनेंगे, you don't have an option to dialogue, deliberate. In addition to subject specific guidance, discussion of questions, some of the doubts which have arisen while solving certain questions in the past examination, common errors committed by the students would be taken up. We are talking about the errors of the suggested answer and the question paper and not the student's error. So this webinar, how useful will it be, is something which is actually a doubt. I thought I'll share this particular feedback with you as to what is the update.
All the students who have filled in the form for CASA, thank you very much. अब आप लोगों का एक कम्युनिटी हम क्रिएट करेंगे. We were just hoping to get some response from the institute to take it forward. Once again, thank you Institute for responding. Thank you Board of Studies Chairman for getting these responses copied to you and lending your ears. Thank you students for following this particular thing up. And we hope कि इससे कुछ बेहतर, कितना बेहतर रिलेटिव टर्म है समय बताएगा, पर कुछ बेहतर आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए हमारे साथ हो सके. आगे करना क्या है हमें? नंबर 1, वी हैव टू शेयर दीज रिस्पॉन्सेज एज अ रिप्लाई बैक टू द इंस्टीट्यूट, वेरी हम्बली आस्किंग दैट दिस इज आवर क्वेरी, प्लीज रिस्पॉन्ड देम. एंड नंबर 2, वी नीड टू ऑल्सो गेट इवन मोर पार्टिसिपेशन. जहाँ से भी आपने एफआर किया आप उनसे इन चीज़ों को क्रॉस करवाएं, रीचेक करवाएं, असेस करवाएं एंड अकॉर्डिंगली और भारी मात्रा में पार्टिसिपेशन दिलवाएं. और कोशिश करें कि हम ऑल लार्जर स्केल में बता सकें कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट, विच इज़ देयर, विच इज़ स्पैन अक्रॉस विथ एवरी पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ CA फाइनल. Thank you very much and with the hope of a positive change.